हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज कमल और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। ठीक है बच्चों, तो आज हम जानेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। पिछली क्लास जो हमने कंप्लीट की थी उसके अंदर हमने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था। आज का पूरा लेक्चर हमारा बेस्ड होगा न्यूटन्स सेकंड लॉ पर। ठीक है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा F इक्वल टू एम ए, है ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आज इसी फॉर्मूले को कैसे डिराइव करेंगे और कैसे ये बॉडी पर अप्लाई होता है वो हम सारे डिटेल कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी किसी बॉडी पर हम कुछ फोर्स अप्लाई कर देते हैं ना, पुश करते हैं या पुल करते हैं, उस दौरान वो बॉडी अपनी पोजीशन में कुछ चेंज करती है। ठीक है, अगर हमने अप्लाई किया गया फोर्स हायर है, जितना वो फ्रिक्शन बनाएगी उससे, तो बॉडी अपनी पोजीशन में क्या करेगी, चेंज करेगी, है ना। चलती हुई गाड़ी पर हम जब ब्रेक लगाते हैं तो कुछ डिस्टेंस चल के गाड़ी हमारी रुक जाती है। तो चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना और जो रेस्ट में है उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर उसे इन स्टेट ऑफ मोशन में लाना, ये सारे जो इफेक्ट होते हैं हमारे, ये सब हमारे बेस्ड हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। जब जब हम किसी बॉडी पर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी में ये वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं, है ना। एक बॉल को हम अगर हाई स्पीड से फेंक देते हैं तो वो एक लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन कुछ डिस्टेंस जाने के बाद उसका जो मोशन है वो स्टॉप हो जाता है। ओके। अगर एक बॉडी को हम बहुत स्लो स्पीड से, एक बहुत स्मॉलर फोर्स से थ्रो करते हैं तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कुछ डिस्टेंस, देन क्या हो जाती है, स्टॉप। तो हाई फोर्स में लार्ज डिस्टेंस, लो फोर्स में लो डिस्टेंस, कैसे कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, ये सब के सब जो रूल्स हैं हमारे, ये न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर क्या है, आपकी बेस्ड है। मतलब सीधी सीधी सी बात अगर हम करें तो फोर्स बॉडी के अंदर क्या करता है, एक्सेलरेशन को क्रिएट कराता है। ठीक है बच्चों, तो यही सारी चीजें आज हम जानते हैं हमारे इस लेक्चर में। ओके, चलिए तो आते हैं हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। यहां हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स पर, हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। तो देखिए यहां फिलहाल हमारे पास ये एक पुली है और इस पुली से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है एक स्ट्रिंग के थ्रू। दूसरी साइड हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ कनेक्ट किया हुआ है। ये मास m1 है और ये मास क्या लगा रखा हमने, m2 लगा रखा है। अगर हम मासेस की बात करें तो m2 इज लार्जर देन m1, तो m1 इसको कहाँ खींचेगा, नीचे, सॉरी m2 कहाँ खींच के ला रहा है इसको, डाउनवर्ड, तो m1 कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब जब दोनों फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये m2 चाहता है कि मैं नीचे आ जाऊं, ठीक है, m1 भी चाहता है कि मैं डाउनवर्ड आऊंगा, लेकिन उसका फोर्स सफिशिएंट नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, m2 अगर डाउनवर्ड गया है तो m1 कहाँ जाएगा, ऊपर, और यहाँ क्रिएट होगा एक एक्सेलरेशन। हम इस एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, एक इंक्लाइन प्लेस पर हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया, एक स्ट्रिंग लिया, एक पुली यहाँ लगाया और उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारे पास कोई सरफेस है, यहां से हमने एक स्ट्रिंग लिया और एक बॉडी को यहां पर कनेक्ट किया हुआ है। इस स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट होती है टेंशन, उस टेंशन की कैलकुलेट करेंगे हम बाय न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, ये m मास यहाँ पे हमने फ्रीली इस पे दो स्ट्रिंग की हेल्प से सस्पेंडेड किया हुआ है।
तो हम जानेंगे इन सभी के एक्सेलरेशन, इसमें टाइम, और दूसरा हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन पर। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये कहाँ पर प्लेस्ड है, इस सरफेस पर प्लेस्ड है। तो ये क्या करता है, इसका m मास है ना, तो इस पर एक फोर्स वर्क करेगा mg, जो कि कहाँ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। और यहीं पर जो सरफेस है हमारी, वो सरफेस एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगी, क्योंकि ये mg मास तो चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ चले जाए, इस सरफेस के अंदर चले जाए, पेनिट्रेट करके अंदर चले जाए। लेकिन क्या कोई मास सरफेस को पेनिट्रेट करके अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सरफेस हमारी है, ये सरफेस इतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कहाँ अप्लाई कर रही है, इस बॉडी के ऊपर अप्लाई करती है। दोनों फोर्स बैलेंस है, इसीलिए ये बॉडी अपनी प्लेस पर रखी हुई है। क्लियर है आप लोगों को? तो अब इन सभी कंडीशंस के अंदर हम देख रहे हैं कि जो m मास है उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। ओके, तो जब जब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन आएगा, और उसके मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमको यही कहता है कि जब भी कोई बॉडी या तो ट्रेवल कर रही है या इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, इनमें जैसे ही आप एक एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स उसकी स्टेट को क्या कर देता है, बदल देता है। इट मीन्स जो अप्लाई किया गया फोर्स है वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। क्लियर है? फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आइए इसको हम डिफाइन करते हैं छोटी सी एक डेफिनेशन की टर्म में, और वो है फोर्स। तो फोर्स द रेट ऑफ, अच्छा न्यूटन सेकंड लॉ है ये, फोर्स मैंने यहां पर गलती से लिख दिया है, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ। सो न्यूटन सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द फोर्स ऑन बॉडी। एक बॉडी पर आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो फोर्स उसकी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्ट क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है। यहां जो डेल पी है ये है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ओके। और जो डेल टी है ये है टाइम इंटरवल, ओके। और जो एफ है ये है अप्लाइड फोर्स, ओके। तो फोर्स यहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, देखो जब भी मोमेंटम का रेशियो हम टाइम के साथ कैलकुलेट करेंगे, ये हमको गिवन करेगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो जितना जितना आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, उतना उतना बॉडी के मोमेंटम में क्या आता जाएगा, चेंज आते जाएगा। चलिए मोमेंटम की बात कर लेते हैं। मोमेंटम क्या चीज है? सो मोमेंटम मोमेंटम हमको एक्सप्लेन करता है इफेक्ट ऑफ फोर्स को। क्या एक्सप्लेन करता है ये? इफेक्ट ऑफ फोर्स को। और ये जो मोमेंटम है इसको डिनोट करते हैं हम लेटर P से, और मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो हमारा मोमेंटम है वो प्रोडक्ट होता है बॉडी के मास और उसके वेलोसिटी के। तो जब जब हम मास का प्रोडक्ट वेलोसिटी से कैलकुलेट करेंगे, ये क्वांटिटी हमको गिवन करेगी उस बॉडी का मोमेंटम, ओके। तो P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। कंडीशंस देखते हैं। अच्छा पहले इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट होगा इसके लिए, मास के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं, और वेलोसिटी के लिए हम यूज करते हैं मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, दैट इज द मोमेंटम ऑफ, सॉरी दैट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब आप देखिए मोमेंटम इज इक्वल टू है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है?
तो इसका हम बात करते हैं केस फर्स्ट। अब आपने पढ़ा है मोमेंटम तो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। तो जब हमारा मास स्मॉल हो, है ना, कंडीशंस लेते हैं हम इसके साथ। फॉर स्मॉल मास, अगर मैं इस मास को छोटा सा ले लूं, ये समझ लीजिए आपके हाथ में एक टॉय कार है ना, जो टॉय कार है मैंने उसको यहां से v स्पीड से दीवार की तरफ भेजा, और वो टॉय कार, इसका मास बहुत छोटा है, जाती है दीवार पर टकराती है। तो टकराने के बाद उस दीवार के ऊपर, उस वॉल के ऊपर क्या करेगी, ये फोर्स अप्लाई करेगी। ओके, तो इसका जो मोमेंटम है वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉल, क्योंकि छोटा सा मास है। एक छोटा सा मास एक छोटा सा मोमेंटम क्या करेगा, वॉल के ऊपर अप्लाई कर देगा। टॉय कार बहुत छोटी है यहाँ पर, तो मोमेंटम डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर। अगर किसी बॉडी का मास स्मॉलर है तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ पर पी भी हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। दूसरे केस में उस टॉय कार की जगह हमने इसकी तरफ एक ट्रक भेज दिया उसी स्पीड से। ओके, तो जब सेम जिस स्पीड से हमारा टॉय कार दौड़कर गया था, वॉल को हिट किया, उसी स्पीड से हम अगर एक ट्रक को भेजते हैं इस दीवार की तरफ, तो ट्रक का जो मास है वो हाई होगा हमारा। कैसे सेकंड, मास हाई है इस समय, ठीक है, या लार्ज है, तो इस समय मोमेंटम कितना होगा। तो अभी अभी डिस्कस किया हमने, मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर। अगर आप मास को इंक्रीज कर देते हैं तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मास इंक्रीज, मोमेंटम इंक्रीज। तो एक हायर मास वाली बॉडी के बॉडी जो दीवार पर, जो वॉल पर मोमेंटम अप्लाई कर रही है, उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, लार्ज हो जाती है। तो मास के इंक्रीज होने के साथ मोमेंटम इंक्रीज होता है, और मास के डिक्रीज होने के साथ मोमेंटम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब साथ ही वेलोसिटी से क्या फर्क पड़ता है, अगर हम मास को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, केस नंबर थर्ड पे बात आते हैं हम। अगर हम m को कांस्टेंट कर दें यहां पर और v चेंज करें, तो अगर v स्मॉल होगा उस केस में मोमेंटम फिर से किसके डिपेंड है, मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम प्रोपोर्शनेट टू वेलोसिटी। कांस्टेंट को हटाते हैं, प्रोपोर्शनेट लगती है। मास कांस्टेंट है तो जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अब हमने सेम मास वाले दो कार ली और उसको दीवार की तरफ मूव कराया, तो एक कार को हमने स्पीड प्रोवाइड कर दी 100, ओके, और दूसरी कार को हम भेज रहे हैं 10 की स्पीड से। तो 100 वाली स्पीड हाई है 10 की कंपैरिजन में, तो वो क्या करेगी, दीवार के ऊपर हाई मोमेंटम अप्लाई करती है। सो मोमेंटम इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो हाई वेलोसिटी से जब जब कोई बॉडी मूव करेगी तो बहुत ज्यादा मोमेंटम अप्लाई करेगी। जैसे गन से फायर की जाने वाली बुलेट, है ना, मास बहुत छोटा है लेकिन हमने उसे इतनी स्पीड दी है कि जब वो जाके दीवार पर टकराएगी तो दीवार के अंदर छेद कर देगी, क्योंकि हाई मोमेंटम क्या कर रही है उस समय, वो अप्लाई कर रही है। ओके, तो स्पीड तय करती है बॉल के ऊपर कितना मोमेंटम अप्लाई किया जाने वाला है। क्लियर है, चलिए, तो स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, और स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है आप लोगों को। तो मोमेंटम क्या चीज है, मोमेंटम इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब भी मास इंक्रीज होता है मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है, और मास डिक्रीज होता है तो मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा। यही रिलेशन हमारा स्पीड के साथ है। हाई स्पीड से कोई गाड़ी जाएगी तो वो ज्यादा मोमेंटम अप्लाई करेगी, लेकिन वही मास, उसी मास वाली बॉडी लो स्पीड से जाती है, उस समय वो लो मोमेंटम, स्मॉलर मोमेंटम किसी बॉडी के ऊपर या किसी वॉल के ऊपर अप्लाई करती है। चलिए बच्चों, तो ये बात हो गई हमारे मोमेंटम की। अब हम बात कर रहे थे न्यूटन सेकंड लॉ पर। ओके, सो न्यूटन सेकंड लॉ, ये प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हम लगाते हैं के, और ये है
डेल पी डिवाइड बाय डेल टी। इसी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये जो फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों? तो मोमेंटम है, तो ये रेट ऑफ मोमेंटम जब जब कैलकुलेट की तब तब हमको इसने क्या गिवन किया, फोर्स। और फाइनली हम आज डिराइव करने वाले हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को। क्लियर है? तो चलिए आते हैं इसके प्रूफ पर। चलो, तो इसके केसेस आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। हम आ रहे हैं प्रूफ ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ पर। चलिए देखो, एक बॉडी है, लेट ए बॉडी हैविंग मास m। एक बॉडी हमने टेकन किया जिसका मास कितना है, m है, मूविंग विद वेलोसिटी u। u इनिशियल वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो उसका इनिशियली कुछ मोमेंटम होगा, तो उसका इनिशियल मोमेंटम p इनिशियल इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये होगा, ये उसका क्या है, इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है? अब हमने क्या किया, बॉडी जब u स्पीड से चल रही थी उसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया क्या, फोर्स F। F या फोर्स F बी अप्लाइड ऑन बॉडी। अगर आप फोर्स F अप्लाई करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, एंड फाइनल वेलोसिटी becomes v। अब फाइनल स्पीड अगर v हो जाएगी तो फाइनल मोमेंटम p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू v। ठीक है, चलिए, तो मोमेंटम इनिशियल और फाइनल हमें मिल चुका है। तो p इनिशियल हमारे पास है mu और p फाइनल मोमेंटम हमारे पास है mv। अब अप्लाई करते हैं बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F प्रोपोर्शनेट टू क्या चीज है, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनेट टू फोर्स। सो F प्रोपोर्शनेट को हटाएंगे, एक कांस्टेंट क्वांटिटी लगाते हैं, और ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हमको बोलेगा कि फाइनल मोमेंटम में से आप क्या कर लें, इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर लें। दिस चेंज इन मोमेंटम p फाइनल माइनस p फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। सो F इज इक्वल टू k। ओके, फाइनल मोमेंटम आपके पास कितना है, m v माइनस m u डिवाइडेड बाय डेल टी। ओके, F इज इक्वल टू के अपनी प्लेस पर है, m कॉन्स्टेंट्स है, बाहर निकल जाएगा, v माइनस u इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल टी। जब m कॉमन आएगा तो v माइनस u फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन करेगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो टाइम इंटरवल यहां पर है अगर बहुत शॉर्ट हो, है ना, अप्रोच करता हो जीरो को, है ना, जीरो नहीं है, अप्रोच कर रहा है जीरो को, जीरो से जस्ट पहले वाली कोई वैल्यू हो सकती है, उस समय हम इसमें अप्लाई कर देते हैं लिमिट्स। सो k इंटू मास, और लिमिट जब अप्लाई करेंगे आप तो ये होगा लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो डेल v डिवाइड बाय डेल टी। सो फोर्स F इज इक्वल टू k इंटू m,
और इसको हम लिख सकते हैं dv डिवाइडेड बाय dt। सो फोर्स इज इक्वल टू k इंटू m, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दिस गिव्स एक्सेलरेशन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू k इंटू m है, और ऐसा ही सिस्टम में k इज इक्वल टू 1, सो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फाइनली जो फॉर्मूला हमें मिलता है, फोर्स इक्वल होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स डिपेंड करता है इन्हीं दो क्वांटिटी के ऊपर, मतलब जिसका मास बहुत ज्यादा होगा आपको उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट कराने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट का रिलेशन है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कार एक हाई एक्सेलरेशन से ट्रेवल करे तो हमें उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, हम उसको एक्सेलरेटर दबाते जाएंगे और वो हाई स्पीड से हमारी दौड़ती चली जाएगी। तो फोर्स डिपेंड करता है मास के ऊपर और उसके एक्सेलरेशन के ऊपर। अब यहाँ जो फॉर्मूला आपके पास है ये अप्लाई कर सकते हैं आप फॉर कांस्टेंट मास ओनली, फॉर कांस्टेंट मास, है ना। मास वेरिएबल अगर है तो आप इस फोर्स को, इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दिस रूल इज ओनली फॉर कांस्टेंट मास। अगर किसी बॉडी का मास कांस्टेंट है तो उसमें आपको कितना एक्सेलरेशन क्रिएट करवाना है इस रूल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें वो एक्सेलरेशन को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो इस रूल को आप उसके लिए अप्लाई कभी भी नहीं कर सकते। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल मास। वेरिएबल मास के लिए से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो वेरिएबल मास के लिए इस रूल को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हम आते हैं अगले। तो अभी हम बात करेंगे सेकंड लॉ फॉर वेरिएबल मास। सो हाउ टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ फॉर वेरिएबल मास। अभी तक हमने पिछली जो डिस्कशन की है उसमें हमने जाना है कि F इक्वल टू एम है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, जब मास हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो वेरिएबल मास क्या चीज है, तो आपने रॉकेट के बारे में पढ़ा होगा। ओके, रॉकेट क्या है, ठीक है। चलिए, इसके अंदर कुछ फ्यूल भरा हुआ है और इसका अपना कुछ क्या है, मास है। अब जैसे ही इसके इग्निशन चैम्बर में फायर किया जाएगा तो ये मास बर्न आउट होके कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। ओके, जैसे आपकी बाइक या कार, क्या करते हैं हम लोग, इनके अंदर पेट्रोल डालते हैं। मान लीजिए अपनी बाइक में डाल लिया आपने 10 लीटर पेट्रोल। अब आपकी बाइक आपने स्टार्ट की और आपने चलना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे आपकी बाइक चलती जाएगी वैसे वैसे फ्यूल बर्न होता जाएगा। आपने 1 घंटे तक बाइक चलाई है, आपने 1 लीटर फ्यूल को क्या कर दिया, बर्न कर दिया। तो आपकी बॉडी, आपके पूरे सिस्टम का जो नेट मास है वो नेट मास क्या हो गया, डिक्रीज। ठीक है बच्चों, तो ये है वेरिएबल मास। इस रॉकेट के अंदर भी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, फ्यूल बर्न हो जाता है। और फ्यूल जब बर्न होता है तो मास में क्या होता है, वेरिएशन। सो यहां पर स्पीड क्या हो रहा है, चेंज। और चेंज इन स्पीड के साथ जो मास है वो भी क्या हो रहा है, चेंज। तो स्पीड क्या करती है, मास को चेंज करती है। और इसको हम पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। जहां पर जो m नॉट है ये है आपका रेस्ट मास। ओके, m नॉट इज रेस्ट मास, v स्पीड ऑफ रॉकेट और c स्पीड ऑफ लाइट है। यहां पर देखो स्पीड के साथ मास में क्या वेरिएशन आ रहा है। अगर मैं इस रॉकेट को स्पीड प्रोवाइड कर दूं v इक्वल टू
c। अगर v इक्वल टू सी आप स्पीड गिवन करते हैं रॉकेट को, वैसे ये अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करा दें, लेकिन इन फ्यूचर अगर हम ये अचीव कर लेते हैं और v इक्वल टू सी कर देते हैं तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये कैंसिल, कितना बचा 1, 1 माइनस 1 0, तो ये m नॉट डिवाइड बाय 0, मास कितना हो गया इसका इनफाइनाइट। इसको अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल कराएंगे तो मास इनफाइनाइट इंक्रीज हो रहा है, रेस्ट मास कितना था m नॉट, मास धीरे धीरे इंक्रीज होते होते कितना हो गया इनफाइनाइट। क्यों हो गया, क्योंकि उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो स्पीड के वेरी होने के साथ साथ हमारे मास में भी क्या आ जाता है चेंज। अगर v को हम c/2 कर दें तो m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाय 4 इंटू सी स्क्वायर। ये कैंसिल, एलसीएम ले लो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 4 इधर, 4 माइनस 1 बाय 4, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा हमको m नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट में 4 माइनस 1 3/4, सो m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 4 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। सो m यहां पर क्या हो चुका है इनिशियल मास की कंपैरिजन में क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। रूट 4 की वैल्यू उसको डिवाइड करो 3 की वैल्यू से, तो रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा m, जो इतनी स्पीड गिवन करने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो स्पीड के साथ मास में क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो ये वेरिएशन जब जब होगा हम इसके लिए न्यूटन्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम जाएंगे इसके डिफरेंशियल फॉर्म पर। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, सो F इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और जो मोमेंटम है इसको हमने लिखा मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर मास भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी क्या है वेरिएबल। अगर मास कांस्टेंट होती तो हम इसको डिफरेंशियल से बाहर निकाल लेते, लेकिन मास कैसा है वेरिएबल है, और वेरिएबल मास के लिए हमें इसका डिफरेंशियल करना होगा। तो ऐसे कंडीशन हो गई जैसे हम पिछली क्लास में डिफरेंशियल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मेथड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट मास एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ओके, तो ये जो रिलेशन हमको मिला यहाँ पर, इस रिलेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर वेरिएबल मास, और उस बॉडी पर हम फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये dm बाई dt यहाँ पर बता रहा है रेट ऑफ चेंज इन मास। टाइम के साथ जैसे जैसे फ्यूल बर्न होते जाएगा ये रेट ऑफ चेंज इन मास भी क्या होते जाएगी, बदलते जाएगी। जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज इन मास चेंज होगा वैसे वैसे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी भी बदलती जाएगी, और रॉकेट उतने ही फोर्स को एक्सपीरियंस करते चले जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है वेरिएबल मास के लिए कंडीशंस। इफ अगर आप यहाँ कंसीडर करते हैं रेट ऑफ चेंज इन मास इज इक्वल टू 0, कोई भी रेट में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब मास कांस्टेंट हो गया। तो कैलकुलेट करो, F इक्वल टू m, और ये बच गया dv बाई dt प्लस ये तो 0 हो गया, ये मास m है और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें एक्सेलरेशन गिवन करेगा। तो वही रिलेशन हमको फिर से मिल जाएगा, लेकिन ये रिलेशन सिर्फ कब के लिए अप्लाई है, जब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना हो 0 हो, मींस कांस्टेंट हो, चेंज ही ना हो, तब आप इस फॉर्मूले को यहां से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब मास वेरिएबल होगा उस समय आपको अप्लाई करना होगा इस फॉर्मूले को। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम देखते हैं। ये किसी सरफेस पर m मास की ऑब्जेक्ट यहां पर रखी है ना, m मास की ऑब्जेक्ट है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा F इक्वल टू mg, जो कि वर्टिकली क्या होगा
डाउनवर्ड। अब ये बॉडी सरफेस में धंसता नहीं है, इसका मतलब ये है कि सरफेस ने भी नॉर्मली कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, जिसको हम बोला करते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसकी बात हमने पिछले लेक्चर में भी की थी। ओके, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो m मास को यहां से एक पॉइंट की तरफ बाहर निकाल लो, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है और mg कहां है, डाउनवर्ड, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू कितना होगा, mg। ओके, दोनों बैलेंस है, बॉडी कहां रखी है, सरफेस पर। अब हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें एक्सेलरेशन लेके आते हैं, कितना, a। तो इस पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, F इक्वल टू कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन्स लॉ। तो इस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन आएगा, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मिला हमको, F डिवाइड बाय मास। मतलब जब जब किसी बॉडी पर हमें एक्सेलरेशन को फाइंड करना होगा तो एक्सेलरेशन इक्वल टू F नेट डिवाइड बाय क्या कर लो आप, टोटल मास। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो जब जब किसी बॉडी में हमको ये एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, आप F नेट को डिवाइड कर लें उसके टोटल मास के हेल्प से, आपको उस बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन आ रहा है उसके कैलकुलेशन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। यही कैलकुलेशन हम करने वाले हैं दो बॉडी को कनेक्ट करके। ओके, ये m1 मास है, ये m2 मास है। हम तीन बॉडी को आपस में कनेक्ट करके उनके अंदर एक्सेलरेशन, नॉर्मल रिएक्शन और इस पर अप्लाई की गई फोर्स, ये सारी कैलकुलेशंस करने वाले हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम इतनी ही डिस्कशन करेंगे। अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है बॉडी का, उस पर लगने वाली F नेट फोर्स के बारे में जानना है, स्ट्रिंग के नॉर्मल रिएक्शन के बारे में आपको स्टडी करना है, तो आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर को वॉच जरूर करें, जिसके अंदर हम इन सभी एक्सेलरेशन पर, नॉर्मल रिएक्शन पर, टेंशन पर और एक्सेलरेशन पर कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतने ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।